आपके साथ पहला दिन है। तो पहले दिन में कुछ प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबल हो सकती हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा और आप दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रो कर लेते हैं हम आपस में। और जनाब, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीक है और मैं इस वक्त आपके आदम जी कोचिंग में ऑलमोस्ट कई सालों से हूँ। गवर्नमेंट गुलशन कॉलेज ब्लॉक 7 में भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया और उसके अलावा और भी कई काम करते रहे रिसर्च के हवाले से। तो आपको जो है वो आज हम स्टार्ट लेंगे। तो बिल्कुल इनिशियली तौर पर हम सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा वो डिस्क्रिप्शन पेपर का इस वक्त नहीं आपको बता सकता। उसकी बेसिक वजह ये कि मैं जब हम लोग इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में फिज़िकली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, तो हम फिर वहाँ आपके साथ इजीली आपको बताएंगे, दिखाएंगे और इवन के हम किस तरह पेपर असेसमेंट करते हैं बोर्ड ऑफिस में। तो उसकी हमारे पास जो समरी होती है, उस समरी के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा, वो बेहतर रहेगा। ऐसे इस वक्त हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं। फिर उसमें हम बात आपसे करेंगे जनाब पेपर पैटर्न, थोड़ा सा बस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम फिजिकली अपेयर में आपसे ज़्यादा बेहतर बात करेंगे। पेपर पैटर्न आपका जो 9th में आपने पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो मैट्रिक में उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि एक साल बायो उन्होंने बिल्कुल भी उससे टच नहीं होता। तो स्टूडेंट बहुत थोड़े से कॉन्शियस भी होते हैं, स्टार्ट में थोड़े से परेशान भी होते हैं। तो जो आपने फर्स्ट ईयर में अपना पेपर, सॉरी 9th में जो आपने पेपर किया था, उस वो एक बायो का पूरा पेपर था। ठीक है, जोलॉजी सेक्शन अलग था, बॉटनी सेक्शन, लेकिन पेपर एक ही ना, 3 आवर्स का। यहाँ पर हमारे पास जो पेपर होगा वो पेपर जोलॉजी का एक अलग 2 आवर्स का पेपर होगा और बॉटनी का एक 2 आवर्स का पेपर अलग होगा। अलग डे और अलग टाइम। ठीक है, जोलॉजी के पेपर में आपने रीजन क्वेश्चन भी करने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहाँ दिए जाते हैं चॉइस के साथ। फिर 5 क्वेश्चन आपको नॉन रीजनिंग क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट में, वो भी 2 मार्क्स ईच होता है। फिर उसके बाद आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 6 मार्क्स ईच होता है। इसके अलावा वही पैटर्न में स्टार्ट में आपको मैं एमसीक्यूज जो 15-20 मिनट्स के लिए जो दी जाती हैं वो आपकी होंगी एज यूजुअल। बस फर्क ये होगा कि आपने 9th में जब एमसीक्यूज की थी तो वो ईच जो थी वो 1 मार्क कैरियर थी, लेकिन यहाँ पर आपको हाफ मार्क है। ठीक है, तो हाफ मार्क्स होगा एक एमसीक्यूज का। ठीक है जी। बॉटनी में हमारे पास जो आपका पेपर आएगा वो पेपर भी अलग दिन में होगा, लेकिन वहाँ रीजन क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ शॉर्टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी 1 मार्क्स। 11 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो उसमें अगर आपसे डेफिनेशन पूछी है तो बस आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बारे में कोई और डिटेल में हम नहीं जाते और 1 नंबर होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं जो 2 मार्क्स ईच होता है और वो 5 हमारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस तरह से वहाँ बॉटनी में हमारे पास शॉर्टेस्ट क्वेश्चन होता है, रीजन नहीं होता। और शॉर्ट क्वेश्चन अपनी जगह पर 2 मार्क्स ईच का वो भी मौजूद है। और फिर देन आप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, वो भी आपको वहाँ मिल जाते हैं, 7 मार्क्स ईच। तो यहाँ मार्क्स जो है ना वो एक्चुअल थोड़े से 5 नंबर का डिफरेंस होता है और उसको
अगले यानी सेकंड ईयर में फिर डिफरेंस को चेंज कर दिया जाए। जैसे प्रैक्टिकल जोलॉजी का आपका होगा एग्जाम, तो उसमें 8 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और बॉटनी 7 नंबर का होगा, जबकि बॉटनी का थ्योरी का पेपर आपका 45 और जो जोलॉजी का थ्योरी वो 40 का। इसी तरह जब सेकेंड ईयर में होगा तो फिर वो ऑल्टर हो जाएगा, 45 का जोलॉजी और 40 का बॉटनी, और प्रैक्टिकल में 7 मार्क का जोलॉजी और 8 मार्क का बॉटनी। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडली जो हम बात करेंगे, ये तो मैंने पेपर पैटर्न की आपसे थोड़ी सी समरी की है, इसको बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब फिजिकली अपेयर होंगे। सेकेंडली आपकी कोशिश ये होगी यकीनन कि आप बुक्स अपनी ले चुके होंगे। जिन बच्चों ने आज उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो वो पॉसिबल अपना काम कल यानी हमारी नेक्स्ट क्लास में वो बुक्स अपने पास रखें, ताकि हम आपको बुक्स में से जो पॉइंट्स हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन आपको कहाँ से अराइज होता है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको वहाँ पॉइंट आउट करते चले जाएंगे साथ ही। ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट आपको करना चाहते हैं जी, जिन बच्चों के पास बुक्स है, अगर सबके पास है तो वेल एंड गुड, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब जिनके पास है वो अपने बुक का कंटेंट्स का जो पेज है वो निकाल लें। यहाँ पर हमारी बायोलॉजी की बुक में प्रॉब्लम एज सेम हमारा मौजूद है, जो कि 9th में भी आपने देखा था। और वो प्रॉब्लम था क्या, कि बुक होती है बायोलॉजी की और इसमें जोलॉजी और बॉटनी को आपने पेपर अलग अलग दिया गया होता है ना। तो यहाँ पर हम आपको चैप्टर्स बता देते हैं कि जो बॉटनी सेक्शन में चलते हैं, जोलॉजी सेक्शन में होता है। ठीक है। तो कंटेंट्स में आ गए आप लोग। ठीक है जनाब। तो कंटेंट्स में चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है उसको मार्क कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारा जोलॉजी में होता है। ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है तो वो अपनी नोटबुक में चैप्टर 1 या ऊपर हेडिंग लगा लें जोलॉजी और साइड में चैप्टर्स लिखते जाए। एक साइड पे हेडिंग लगा लें बॉटनी और वहां पे चैप्टर्स लिखते जाए। तो चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो जोलॉजी सेक्शन में होगा हमारे। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो भी जोलॉजी सेक्शन में होगा। चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स, वो भी जोलॉजी के पोर्शन में होगा। कंप्लीट चैप्टर। क्लियर जी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इज रिलेटिव विद द सेक्शन जोलॉजी, होल कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर। ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बॉटनी में द सेल। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बॉटनी में होगा। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, वो भी बॉटनी में होगा। चैप्टर नंबर 6 द किंगडम प्रोकैरियोट मोनेरा, वो भी बॉटनी में है। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटोक्टिस्टा, वो बॉटनी और जोलॉजी दोनों में होगा। उसमें हमारे पास जो चैप्टर 7 है उसमें हमारे पास जो है वो 3 टाइप की कैटेगरीज है। यानी इस किंगडम में प्रोटोक्टिस्टा में हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस। तो जो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है वो जोलॉजी में होगा, और जो दोनों प्लांट लाइक और फंजाई लाइक है वो हमारे बॉटनी में होगा। यानी इस पे आप बॉटनी जोलॉजी दोनों लिख लें ताकि आपको याद रहेगा, और वो बाद में हम जब डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर को तो उस वक्त आपको दिखा भी देंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है द किंगडम फंजाई, वो चैप्टर हमारा बॉटनी में है। चैप्टर 8 बॉटनी में है।
चैप्टर नंबर 9 द किंगडम प्लांटी, प्लांट है तो डेफिनेटली होल चैप्टर बॉटनी में होगा। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स, तो कहाँ होगा? जोलॉजी में। ठीक है, तो ये होल चैप्टर जोलॉजी में होगा, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, ये चैप्टर हमारा होगा बॉटनी में, कंप्लीट चैप्टर। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट। ये तीनों चैप्टर जोलॉजी बॉटनी दोनों में है। स्टार्ट का जो पॉइंट होगा वो बॉटनी में होगा, यानी स्टार्ट बॉटनी से चलेगा, प्लांट के बारे में होगा, और उसके बाद फिर जो सेक्शन में बात आ रही होगी वो एनिमल से रिलेटिव बातें आ रही होगी, तो वो जोलॉजी में चला जाएगा। तो अगर ओवरव्यू देखें आप अपनी बुक में तो आपको लगता है कि बॉटनी का सेक्शन बड़ा है। ठीक है, बॉटनी की कंट्रीब्यूशन आपको चैप्टर वाइज ज्यादा नजर आती है और जोलॉजी की कम, ऐसे ही है, लेकिन ऑलमोस्ट ये इक्वलाइज्ड है। ठीक है, तो ये आपने कंटेंट्स में देख लिया कि हमारा पूरा जोलॉजी बॉटनी का सेक्शन। अब आखिर में थर्ड वन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये, और फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 बेटा हमारा जो है ना वो बायो एनर्जेटिक्स है, बॉटनी के अंदर आएगा। ठीक है, चैप्टर 11 बॉटनी में होगा। आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, अब ये तो ऑनलाइन तो आपको सवाल करने में, चैट करने में बहुत आसानी हो गई। क्लास में बैठे हुए भी आप थोड़ा सा हेजिटेट होता है ना, सवाल पूछेंगे तो बच्चे एक दूसरे पर नज़र लगाते हैं कि वोटिंग तो नहीं कर सकते आप यहाँ फिजिकल क्लास में हमारे, ना कोई एक दूसरे से वोट कर सकता है ना बात कर सकता है। और लेकिन हेजिटेट आप होते हैं ना कि यार मैं सवाल पूछूंगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो हम, मेरे पास तो हमने हमेशा अपनी क्राइटेरिया ये रखा है कि भाई सवाल आपके पूछने का, चाहे वो किसी भी लेवल का सवाल हो, मतलब आप बेसिक बात कोई पूछना चाहते हैं ना बायो, अब फर्स्ट ईयर में तो प्रॉब्लम हमारे साथ है ना कि हमने नाइन्थ में बायो पढ़ी है, मैट्रिक में तो पढ़ी नहीं है, तो बेसिक तो अब याद नहीं रहे ना। तो आप बेसिक अपनी क्वेश्चन भी पूछेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपनी हेजिटेशंस को खत्म करें। और उसकी बेसिक वजह क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है जब तक वो सॉल्व ना हो तो फिर हम क्या आगे बात कर सकते हैं, है ना। और फिर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कोई ना कोई लिंक होता, वो लिंक डिस्टर्बेंस हो जाएगी, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी परेशानियों को हमेशा, कोई भी छोटी सी बात आपके पास आ रही हो, आप उसे क्लियर करवा दें। ठीक है, तो यहाँ अभी इस वक्त तो बहुत अच्छा है आपके लिए ऑप्शन कि आपने राइट करना है मुझे सवाल, तो मैं किसी का नाम लिए बगैर ही क्वेश्चन रीड करूंगा और फिर उसका आंसर दूंगा, तो किसी को भी नहीं आइडिया कि क्वेश्चन किसने पूछा। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपके लिए ओपिनियन है। तो ये थर्ड वन बात हो गई। अच्छा, फोर्थ वन बात ये कि जब आप राइट करेंगे क्वेश्चंस तो यहाँ उसके अलावा कोई चैट, तो चैट हमारी जो इस वक्त ओपन है वो चैट हमारी स्टडी के हवाले से है। ठीक है, तो कोई बात आप एक्स्ट्रा देख कर मत लिखिए, कोई बात करने का ढंग या सलीके से अपने बात लिखिए, और सिर्फ पढ़ाई या चैप्टर या बायो की क्वेश्चन से रिलेटेड बात। ठीक है, उससे अलग हम ये कोई व्हाट्सएप की चैटिंग नहीं कर रहा है या फेसबुक की चैटिंग नहीं कर रहा है कि हम जो है वो कुछ और बातें यहाँ पर डिस्कस करने लग जाए। क्लियर जी, जिससे हम क्लास में नहीं करते, हम क्लास में भी अपनी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। तो जी बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 आज हमारा है
जोलॉजी सेक्शन का हिस्सा है, जैसा भी हमने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 हमारा जोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 हमारा है द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि बायोलॉजी का वर्ड जो है वो ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस, और बायोस की मीनिंग है हमारी लाइफ, जिंदगी, एंड लॉगस मीनिंग स्टडी और डिस्कस। तो ये दोनों बायोलॉजी मिलकर बन जाता है स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी की स्टडी करना। अब जिंदगी की स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है ना, आपको डिफरेंट वेज यूज करना पड़ेगा। तो बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी जिंदा चीज होगी उसकी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि जिंदा चीज कौन होती है? अदर वे में हम ये भी कह सकते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस विच डील विद द स्टडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहा कि जी बायोलॉजी एक्चुअली ब्रांच है नेचुरल साइंसेस की, ठीक है, और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले कि लिविंग थिंग क्या या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि जनाब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है या लिविंग थिंग्स क्या चीज होती है? कौन बता रहा है? सभी बताएं, मतलब राइट कर दें जो जो आपको याद आ रहा है कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। जी, एक आंसर आया जनाब, जो ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। और जी इसके अलावा दूसरा आंसर है दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, सही कहा जी आपने। और रेस्पायरेशन करें, ठीक, ये भी सही। विच नीड्स फूड, यानी जो न्यूट्रिशन करें, है ना, जो खाना खाएं, खाना खाएंगे, रेस्पायरेशन करेंगे तो ग्रोथ भी होगी। रेस्पायरेशन करेंगे तो खाना खाएंगे तो क्या होगा? वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो एक्सक्रीशन भी करेंगे वो, ऐसे ही है। फिर अब उनको सेंस भी होना चाहिए। सेंस कौन सा? सेंस ये कि अगर वो चल रहे हैं तो उनको आंखें देखकर नजर आ रहा है, हमारे पास तो आंखें हैं, हमें तो नजर आ रहा है सामने। लेकिन जिनके पास आईज नहीं है ना, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आंखें तो नहीं, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो वो क्या करें, वो सेंस कैसे करें? तो उनके पास कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनके पास एक नर्वस सिस्टम होना चाहिए जो सेंस करे इंटरनल सिस्टम्स को भी और एक्सटर्नल सिस्टम्स को भी। बाहर के पता चलता रहे कि टेम्परेचर कितना है, आप चलते जा रहे हैं आग के पास और आग में गिर गए, जब आपको पता ही नहीं कि आगे टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, तो कौन सेंस करेगा? आपकी स्किन आपको बताएगी कि भाई आगे मत जाओ, आगे तो बहुत तेज आग जल रही है। ऐसे ही है, पानी है आगे, तो गिर गए पानी में, डूब के मर गए, तो आपको पहले ही सेंस करवा दिया जाएगा। अब हम चूंकि एडवांस एनिमल हैं, बहुत अच्छी हमारे पास सेंस है, लेकिन और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें भी सेंस होना जरूरी है। तो खाना खाना, रिप्रोडक्शन करना, रेस्पायरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, सेंस करना, ये करेक्टर जिस बॉडी में होते हैं वो बॉडी कहलाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। क्लियर जी सबको? और बहुत अच्छा आंसर हमारे आप लोगों ने दिया। अब इस बायोलॉजी में मेन ब्रांचेस बनाई जाती हैं। एक मेन ब्रांच आपकी कहलाती है जोलॉजी और दूसरी कहलाती है बॉटनी। जो चैप्टर अभी हमने आपको डिस्कस करवा के
दिए कि जी ये zoology में आएगा, ये बॉटनी में आएगा। इसी तरह आपका पेपर भी एक zoology का, एक बॉटनी का, दो पेपर आपके, दो ही मेन ब्रांच है। तीसरी भी है जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो बुक में माइक्रोबायोलॉजी बहुत अलग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में उन्होंने दी। अभी मैंने शायद 9th क्लास की बुक प्रिंट तो नहीं हुई, लेकिन वो चूंकि हमारे पास तो ग्रुप होते हैं तो बाकायदा तौर पे न्यू एक बुक बनाई गई है 9th क्लास की, और माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर, बहुत अच्छी उसमें चेंज आया है। बहुत अच्छा चेंज तो कह सकता हूँ मैं, लेकिन अपनी अगर मैं नज़र से देखूँ तो अभी भी चेंज उसमें मौजूद और एडिशन उसमें हो सकता है आज के रीसेंट एरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी बहरहाल वो जो हमारी पुरानी वाली बुक है उससे कदर लाख बेहतर है, बहुत अच्छा चेंज है। कलर बुक बनाई है, पता नहीं प्रिंट में कलर आता है कि नहीं आता, लेकिन हमारे पास तो जो शेयर की गई है वो कलर प्रिंट है, और बहुत अच्छी उसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स, नेचुरल पिक्चर्स को शेयर किया गया है, बहुत ज़बरदस्त। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास बायो को हमने डिवाइड किया जू और बॉटा। जू मीन्स होता है एनिमल, और बॉटन मीन्स होता है प्लांट्स। तो जोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। किसी भी एनिमल की कोई भी स्टडी आप कर रहे होंगे तो वो आप जोलॉजी में पढ़ रहे हो। जू देखा ना, जू हमारा तो जू देखा ना बेचारा, मैंने तो काफी अर्सा होगा नहीं देखा, पता नहीं आप लोग गए हो तो। कल मैं वो देख रहा था, जो जू कोई लांडी में भी हुआ करता था, हमें तो आज तक मालूम ही नहीं। तो वो सारे पिंजरे बेचारे खाली दिखा रहे थे, वो प्रेस वाले कोई गए हुए थे। तो अब ये जो एक्चुअल जू है, जो गार्डन कहलाता है हमारा, इसका क्या हाल है वो वल्लाह आलम, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी वहां नहीं गया। तो जू इसी से निकला। जू का मकसद बेसिकली पता क्या होता, कौन बता रहा है कि हम जो ये उर्दू में क्या कहते हैं, चिड़ियाघर, हालांकि चिड़िया नहीं होती वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो जानवरों का घर तो बोलते नहीं, चिड़ियाघर बोल देते हैं। किसी को मालूम है जू क्यों बनता है? किसी भी शहर में जू क्यों बनाया जाता है? किसी को आइडिया है तो बताया मुझे। हाँ जी, किससे आइडिया है कि जू क्यों बनाया जाता है? सिर्फ वो झूले झूले झूलने के लिए, या जानवर देखकर आ जाए बस बहुत है, आप खुश हो गए? क्या बात है जी, कोई आइडिया नहीं क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा? अच्छा, इसका मतलब है कि नो आइडिया है। तो मैं बता देता हूँ आपको। जू एक आंसर आया, देखें जी आंसर को जनाब, क्या है आंसर हमारे पास है? ड्यू टू इकोनॉमी। ना 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 बेटा, इकोनॉमी के लिए तो और बहुत सारे, टू शो वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक आंसर है। नेचुरल ब्यूटी, टू एनहेंस करने के लिए, एक आंसर है। एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर तो बेटा आप इसमें देख ही सकते हैं, पिंजरे में शेर को बंद कर दिया तो वो क्या बिहेवियर दिखाएगा बेचारा। तो ये आंसर आपके ऑलमोस्ट ठीक नहीं है। इसमें हम वैरायटी ऑफ एनिमल्स को डाल सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा नेचुरल ब्यूटी पिंजरे में तो बेचारा कुछ नहीं शो कर सकता ना। नेचुरल ब्यूटी दिखानी है तो सफारी बनाया जाता, वो जू नहीं होता, वो सफारी कहलाता। जैसे आपके पास सफारी पार्क है ना, तो इस सफारी पार्क का मकसद है सफारी करना, यानी जंगल के नेचुरल इन्वायरमेंट में आप करीब से एनिमल को देखें। ठीक है, जो हमारा सफारी पार्क बना वो इसीलिए बना है, आप जाएं लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटीज आपको नजर नहीं आती। हालांकि रोड एक क्रॉस अक्रॉस द मिड लाइन में एक सफारी पार्क में बना हुआ है, जिसमें गाड़ी छोटी सी एक चलती है, जिसमें बैठकर आप आसपास के जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, लाइक फॉरेस्ट है तो नहीं वो, और उसमें कुछ एनिमल्स घूम फिर रहे हैं, तो वो एनिमल्स को आप क्लोज होके देंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल सफारी में जाते हैं, जैसे कीनिया में सबसे बड़ी सबसे मशहूर सफारी है,
तो वहाँ आप लॉयंस को, एलिफेंट्स को और दूसरे एनिमल्स को उस जंगल के अंदर पूरी आपकी गाड़ी जा रही होती है और उसमें आप देख रहे होते हैं। तो वो होता है नेचुरल बिहेवियर, आप उनका देख सकते हैं, नेचुरल वैरायटी और ब्यूटी आप देख सकते हैं। जू बनाने का मकसद होता है कि आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में, आपके शहर में कौन कौन सा एनिमल मौजूद है और वो एनिमल आपके पास क्या कर रहा है, उसकी नेचर कैसी है, वो खाता क्या है, उसे उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, उसे सिंधी जुबान में क्या कहते हैं, उसकी हैबिटेट कहाँ है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी वहाँ उस पूरे जू के जो जो भी केज होता है उसके बाहर भी लिखी होती हैं, और उसके रिकॉर्ड में जाकर भी आप उसको चेक कर सकते हैं और डिटेल। तो मेन मकसद ये होता है कि आप अपने जो इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनसे नो हाउ रखें, उनको देखें, उनसे मोहब्बत करें, फिर उनकी जो हैबिटेट्स हैं उन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, उनको तोड़े ना। अब आपको पता चल गया है जी हमारा लाइक मंकी है, मंकी हमारा रहता है जी हमारे इस्लामाबाद के जो मागला हिल्स हैं, हमारी मरी के ऊपर। तो वहां जाकर आप जब घूमने फिरने जाएं तो आप उनकी हैबिटेट को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता चल गया यार ये जगह इनकी हैबिटेट है, तो वहाँ कचरा ना फेंकें, वहाँ कुछ और ना करें। तो जू का मकसद ये होता है। ठीक है, हर शहर में उसका अपना जू होना चाहिए, होता है, और उसकी केयर, उसका हाँ, पूरा मैनेजमेंट करना वो गवर्नमेंट का काम होता है। वल्लाह आलम, वो हम उस बहस पे नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो जोलॉजी हमारी हो गई एनिमल की डील। बॉटनी में हम डेफिनेटली क्या करते हैं जी, बॉटनी में हम करते हैं, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। तो हम पौधों की स्टडी कर रहे होते हैं। पौधे भी, ये बता दूं, बायोलॉजिकल जो हमारी एक्सपेक्ट है ना, दोनों जोलॉजी और बॉटनी के। तो जोलॉजी की जिस तरह हमारी जू होती है या होता है, इसी तरह बॉटनिकल गार्डन भी होते हैं। एक तो गार्डन है ना, हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना, पार्क जिसने हम कहते हैं। पार्क और गार्डन दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो जो हमारे गार्डन होने चाहिए वो हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है। जो पार्क है वही नहीं है बेचारे, उनमें कचरा पड़ा हुआ। लेकिन बॉटनिकल गार्डन की भी सेम इंपॉर्टेंस है लाइक जू। आपको आपके इलाके, आपके एरिया की तमाम बॉटनी यानी कि तमाम प्लांट्स का आपको आइडिया होगा। फिर आप वहां जाकर देखते हैं अपने पौधों को, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट्स आपको नजर आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उनकी अपने घर में उनको लगा सकते हैं। जब जाएंगे, जब फ्लावरिंग देखेंगे तो भाई आपको खूबसूरत लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारी बात आ जाती है जो इंट्रो बायो का आपने किया, उसके बाद हमारी चीज है जी बायोलॉजी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका क्वेश्चन तो फिलहाल हमें यहाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन हमारे चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से आपसे बात की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपने 9th में भी शायद ये क्वेश्चन याद किया है ना। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विटेकर 1969, सबसे पहले इसी ने हमारी क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में चेंज किया था। वरना इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमल है, प्लांट है जी। जैसे फंजाई है तो फंजाई को हमने एनिमल में रख दिया, एलजी है, साइनोबैक्टीरिया, उसको उठाकर हमने कहाँ रखा हुआ था, प्लांट्स में रखा हुआ था। फिर विटेकर ने कहा कि नहीं जी, कुछ क्लासिफिकेशन में चेंज होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, ये 1969 में कहा था ना, तो हमारे पास तो मेरे ख्याल से 80s में जाकर आपकी बुक का हिस्सा बना था।
80s में, 85 में, 15-16 साल के बाद जाते हैं। तो हम लोग तो वैसे ही अपनी वर्ल्ड के रिसर्च से तो कोई 100 साल पीछे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला किंगडम हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, और वो है किंगडम प्रोकैरियोट। अच्छा जी, अजान हो रही है। मुझे तो असल में माइक और वो लगा है, तो इसलिए अजान नहीं होती। आप अच्छा किया आपने बता दिया। तो जी ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे चूंकि हेडफोन लगा होता तो मुझे तो आइडिया नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। तो अच्छी बात है, आप मुझे बता दिया करें। मगरिब के बाद हमारी क्लास शुरू होती है, तो एक इशा का अजान का वक्त पॉसिबल है कि हम उसको ना मिस कर दें। नमाज हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अजान का एहतराम जरूरी है। अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलें जी। फर्स्ट जो हमारा किंगडम है, किंगडम को जो विटेकर ने नाम दिया था, वो मोनेरा का नाम दिया था, है ना, याद है आपको? प्रोकैरियोट तो इसका रीसेंट जो मॉडिफिकेशन हुई, जो मार्गलेस ने की थी, वो नाम है। लेकिन मोनेरा इसका एक्चुअल नेम है, अकॉर्डिंग टू विटेकर। और इसने कहा था, बहुत सारी बातें की थी कि खाना पीना उनका जो है वो पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं मालूम। यानी विटेकर की बात बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू विटेकर। बस ये मुझे पता है कि भाई ये प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट कौन होता है और यूकैरियोट कौन होता है, ये हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बायो में जो थोड़ी सी बातें समझ में आने वाली है ना, वो इसकी वर्ड्स की मीनिंग है। अगर आप इनकी मीनिंग्स को नोट करके याद करते जाएं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे प्रो, प्रो मीन्स होता है इनिशियल या अनडेवलप्ड। प्रो मीन्स होता है इनिशियल या अनडेवलप्ड, अभी डेवलप नहीं हुआ। कैरियोट मीन्स है, कैरियोट से निकला है, कैरियोटिक से। कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस होता है, तो कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो दोनों वर्ड्स को मिलाकर मीनिंग बनी क्या? ऐसा न्यूक्लियस जो अभी डेवलप नहीं है ना, इनिशियल स्टेज पर है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरियाज होते हैं, उन सब के अंदर उनका न्यूक्लियस प्रो टाइप का हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस, सेल याद है? सेल आपको सबको याद होगा, लेकिन सेल में हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, फिर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ऐसा ही है, तीन चीजें तो याद है ना आपको बेटा? न्यूक्लियस का पता कैसे चलेगा आपको? मेरे पास ये एक स्क्रीन के अंदर मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है, ये है ब्लू कलर का। कैसे पता चल रहा है ये बॉर्डर? ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पर कलर में डिफरेंस है। इट मीन्स कि यहाँ एक मेम्ब्रेन या एक लेयर होगी जो इस वाइट को ब्लू से अलग कर रही है। इसी तरह जब आप सेल के न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियस। या इसको हम सिंपल वे में अगर बात करें तो हम कहें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं है। भाई मेम्ब्रेन बाउंड्री होगी तो कोई चीज आप बता सकते हैं ना, भाई ये रही। अब एक ग्राउंड है तो उसकी बाउंड्री नहीं है। जैसे आजकल आप पार्क अपने देखते हो ना, गार्डन अपने जो इलाके में पार्क शार्क, उनकी दीवारें शिवारें टूटी हुई, तो आप कहाँ से बता देंगे पार्क कहाँ से कहाँ तक है? इसी तरह से हमारे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो बिल्कुल सही है, आपने भी इस तरह से जवाब दिया, एक आंसर कह लें या क्वेश्चन पूछा। दैट मीन्स वी कैन नॉट से विदाउट न्यूक्लियस। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हम
कह दें कि जी विदाउट न्यूक्लियस होता, बिल्कुल आप ये भी कह दें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये भी कह सकते हैं। तो बैक्टीरियाज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियस नहीं होता। अब मसला क्या है, न्यूक्लियस नहीं है तो फिर न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ जाए? और न्यूक्लियर मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। सेल के अंदर जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिन नेटवर्क का, डीएनए का होना तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। ये सारा डेटा तो हमारा उसमें, सेल का डेटा डीएनए में, कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सा रिएक्शन करना है, कौन सा रोकना है। इट मीन्स के प्रोकैरियोट्स हैव देयर जेनेटिक मटेरियल in the form of scattered condition throughout the cytoplasm। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह स्कैटर्ड हालत में, बिखरी हुई हालत में मिल जाता है। डीएनए कहीं पड़ा है, उधर उधर पड़ा है, जीन इसके कहीं और पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि टूटे फूटे हैं, अब ऐसा भी नहीं है, बस उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फिक्स जिसमें होनी थी न्यूक्लियस में वो तो है ही नहीं, तो पोजीशन तो फिक्स नहीं हो सकती, इसलिए वो इधर उधर पड़े होते हैं। ठीक है जनाब। बाकी चीजें इसमें हम जब प्रोकैरियोट को डिस्कस करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको, या सेल को चैप्टर 4 में, तो वो आपसे बात कर लेंगे। किंगडम नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। इसमें हम कहेंगे कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ईयू, यू, यू माने होता है ट्रू, सच्चा, या यूं कह लें डेवलप्ड। और कैरियोट माने क्या है? न्यूक्लियस। तो मीनिंग क्या हो गई? सच्चा न्यूक्लियस। सच्चा न्यूक्लियस मतलब जिसमें, अरे बोल दिया करें, जल्दी से लिख दिया करें भाई, माशाल्लाह से आप लोगों के चैट में राइट करने का तो आपकी स्पीड का कोई सानी नहीं होगा, मुझे पता है। माशाल्लाह से हमारे बच्चे चैट में तो A1 है, और राइट करने में तो उससे भी डबल A1 है। हाँ जी, इसीलिए जल्दी से लिखा जी बच्चे ने हमारे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, बिल्कुल सही कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो न्यूक्लियस भी ट्रू होगा, नजर आएगा। और इसका न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ होगा? अब इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो बेसिकली विटेकर ने दो मेन कैटेगरी बनाई। एक आंसर हो रहा है मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही कहा जी आपने। तो बेसिकली विटेकर ने दो कैटेगरी बनाई, एक वो विदाउट न्यूक्लियस वाले और एक वो जो न्यूक्लियस वाले। फिर विदाउट न्यूक्लियस में तो कोई कैटेगरी हम डिवाइड कर ही नहीं सकते थे, है ना, लेकिन न्यूक्लियस वालों में हम कैटेगरी बना सकते थे। तो फिर फर्दर न्यूक्लियस बेरिंग एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड किया हमने चार फर्दर किंगडम्स में। पहला किंगडम तो हमारा हो गया प्रोटोक्टिस्टा, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन which are no longer classified as animal, plants और fungi। तो इसमें शर्त क्या रखी? एक शर्त तो रखी कि भाई यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल का हो, है ना। दूसरी शर्त ये रखी कि भाई हम इसमें से किसी को एनिमल नहीं बोलेंगे, प्लांट नहीं बोलेंगे, फंजाई नहीं बोलेंगे। चैप्टर 7 में आपने प्रोटोक्टिस्टा पूरा पढ़ना है, और अभी मैंने आपसे कहा था कि वहां पर हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स लाइक प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। तो वहां पर लफ्ज क्या होगा? लाइक, की तरह। अच्छा जी, सवाल पूछा फिर क्या बोलेंगे, वही बता रहा हूँ बेटा, कि फिर हम इन्हें बोलेंगे प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक। भाई एक डुप्लीकेट होता है ना, कोई भी एक्टर है उसका डुप्लीकेट है, तो वो डुप्लीकेट
बिल्कुल सेम एज इट इज तो नहीं हो सकता। तो हम उससे कहते हैं कि भाई ये इसके लाइक है, इसके जैसा है, तो जाहिर सी बात डिफरेंस होगा ना कहीं। तो हम भी यहाँ पर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक हैं। अब इनमें एक शर्त को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, यानी हमने यूनिसेलुलर कहा था, तो हम कहते हैं जो मल्टी सेलुलर हो वो प्रिमिटिव फंजाई या एल्जी, उनको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो दरअसल होते तो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन हमारे इतने इन्वायरमेंट में उनको अगर आप देखते हैं तो लगता है ऐसा है कि वो कॉलोनी, तो उन्हें हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। जैसे युगलिना, आपने किसी, अगर पुरानी कोई बुक आपके हाथ में आ जाए तो उसमें देखिएगा इसको प्लांट में रखा जाता था, प्लांट कैटेगरी में। पैरामेशियम को एनिमल में रखा जाता था, क्लेमाइडोमिनास को प्लांट में रखा जाता था, प्लास्मोडियम को एनिमल में रखा जाता था। ठीक है, तो ये प्रीवियस को मतलब वो आज से जो मैंने आपसे कहा 80s की बुक अगर आपके हाथ में आ जाए तो उसमें देखिएगा ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन। तो ये दो किंगडम होगा जी। किंगडम नंबर थर्ड, फंजाई। इसके लिए खास शर्त ये है कि ये नॉन क्लोरोफिलस हो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, कि इसमें क्लोरोफिल तो नहीं होना चाहिए। प्रिमिटिव वाला समझ में नहीं आया किसी को? अगर भाई प्रिमिटिव वाले, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पहले वाला, प्रीवियस है जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है ना, वो पुरानी क्लासिफिकेशन हो गई, है ना। अब फंजाई हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, इसमें हमारे प्रिमिटिव का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम अपनी इंसान की मिसाल लें, भाई आपने इंसान की एवोल्यूशन ऐसी देखी हो गई बुक बुक में या नेट पर। आज हम जो इस वक्त इंसान है वो हमारा क्या है नाम, होमोसेपियंस। लेकिन वो पुराना इंसान जिसके जरा बॉडी पर बहुत सारे बाल थे नजर आता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रिमिटिव ह्यूमन। हमारे और मॉन्की के बीच में प्राइमेट आ जाता है, जिसको हम प्राइमेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा। बायोलॉजिकल आपने सुना ना कि भाई इंसान बंदर से बना है, वो जो हमारे साहब थे डार्विन, उन्होंने ये फरमाया था। ठीक है, लेकिन हम बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट पर बात कर रहे हैं। अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया था, जमीन और आसमान को 6 दिन और 6 रातों में मुकम्मल किया था। कुरान में लिखा है वाज़ेह तौर पर। और छठा दिन पूरा होने के बाद 7वां दिन ये चल रहा है जो अभी हमारे पास चल रहा है, 7th डे है ये। और साइंटिफिकली हम इस बात पे प्रूव कर चुके हैं कि ये डे लास्ट है। अब ये डे लंबा कितना है ये किसी को इल्म नहीं है, रब ताला के अलावा। इसका मतलब कयामत कब आनी है ये अल्लाह ही को मालूम। कयामत तभी आएगी ना 7वां दिन खत्म हो जाएगा तो कयामत होगी। वो कब खत्म होगा वो रब जानता है। तो बहरहाल हमने ये देखा कि 6th डे में और 6th नाइट में अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो एक उनसे मिस्टेक हुई थी उसकी सजा कह लें या उसके सबक के तौर पे अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को भेजा। तो डेफिनेटली उससे पहले जानवर और पौधे अवेलेबल थे। याद है ना आपको वो तो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में लड़ाई हुई तो एक कत्ल कर दिए गए दूसरे भाई ने। अब वो परेशान कि मैं इस लाश का करूं क्या,
तो दो कौवे आते हैं, वो भी लड़ते हैं आपस में, एक मर जाता है तो वो दूसरे को गड़ा खोद के दफना देता है। तो कौवा मौजूद है, जानवर है ना। इसी तरह दूसरे जानवर, एनिमल्स मौजूद हैं। इट मीन्स के मुकम्मल तौर पर सारा कुछ डेवलप हो चुका था, है ना। अब ये कि इंसान बंदर से बना है, ऐसी कोई बात हमें नाउजुबिल्ला नजर नहीं आ सकती ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में मौजूद है। ठीक है। तो बहरहाल हम बात यहाँ कर रहे थे कि जनाब हमारा नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टाई सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिवाय ईस्ट के। यानी ईस्ट फंजाई का हिस्सा है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। चैप्टर नंबर 8 पूरा फंजाई है, उसमें हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। वहां देखेंगे ईस्ट को हमने फंजाई में क्यों रखा, क्योंकि ये है लेकिन यूनिसेलुलर। तो इस यूनिसेलुलर को या तो यहाँ होना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ से उठाकर यहाँ क्यों रखा, उसकी वजह इसकी रिप्रोडक्शन, और इसकी रिप्रोडक्शन फंजाई लाइक होती है। फिर इसकी सेल वॉल भी है। सेल वॉल के लिए शर्त है कि फंजाई हैव काइटिनस सेल वॉल, काइटिन की बनी हो। काइटिन दरअसल क्या है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ एक केमिकल है। सेल वॉल प्लांट में भी होती है ना, पढ़ा था पहले किसी जमाने में। मगर उस सेल वॉल में काइटिन नहीं होगा। काइटिन कहाँ होगा, काइटिन होगा या तो फंजाई में या फिर एनिमल की किसी कैटेगरी में। तो इसीलिए हमने फंजाई को इस स्ट्रक्चर की बेस पर साइड में कर दिया, ना प्लांट में डाला ना एनिमल में। करेक्टर नॉन क्लोरोफिलस है ना, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन करता है, खाना जो खाता है वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है खाना। लेकिन ये हीट्रोट्रॉफ है। हीट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, है ना। हीट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन या खाना खाने का तरीका, सलीका, ट्रॉफिक। तो खाना खाने का तरीका है मुख्तलिफ, हीट्रोट्रॉफ। तो ये भी एनिमल की कैटेगरी है ना, प्लांट की नहीं। एब्जॉर्प्टिव करेक्टर इसका प्लांट से मिलता जुलता। फिर सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है तो वो भी प्लांट से मिलती। तो हम इसे उठाकर हमने एक अलग तीसरा ग्रुप बना दिया, फंजाई। कोइनोसाइटिक बॉडी इसकी होती। कोइनोसाइटिक बॉडी हम चैप्टर 8 में अच्छी तरह आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं आपको कि एक सेल के अंदर डिफरेंट, यानी कि 2, 3 या 4 न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो उस स्ट्रक्चर को कोइनोसाइटिक कहा जाता है। माइसीलियम हम कहते हैं इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी बॉडी है तो हम अपनी बॉडी को कहते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है, गोश्त से बनी है, फ्लैश से बनी। जैसे अभी कुर्बानी का वक्त गुजरा होगा, आजकल आप लोग भी टिक्का पार्टी कर रहे होंगे तो आप वो खाते हैं ना। तो उसमें से एक फाइबर आपको मुख्तलिफ किस्म के नजर आते हैं गोश्त में। वो फाइबर क्या है, वो फाइबर दरअसल आपके यानी एनिमल का गोश्त का जो मसल फाइबर, वो मसल फाइबर आपस में बॉन्ड बनाकर यानी बाइंड होकर एक पूरा गोश्त का पीस या बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। तो आप कहते हैं ये हमारे एनिमल की पूरी बॉडी बनी है। इसी तरह माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ फंजाई विच कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो बारीक बारीक धागे या रेशे नुमा स्ट्रक्चर आपस में बाइंड होकर उन धागों को कहते हैं हाइफी, हाइफा। और वो आपस में बाइंड होकर मिलकर एक बॉडी पूरी फॉर्म करते हैं। उस बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम। तो फंजाई की बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम। ठीक है। एगैरिकस
मशरूम्स जो हैं आप जो खाते हैं बड़ी शौक से अपने पिज़्ज़ा में, और भी वैरायटी बनाई जाती है कुकिंग की। फिर ईस्ट को आप यूज करते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, आपकी जितनी बेकरी आइटम, बिस्किट केक बनाने में उसको थोड़ा सा ये क्या करता है, जो हमारा फ्लोर है उसको फुला देता है। बिस्किट है ना, क्रंची बनता है, फूला हुआ होता है, हालांकि मुंह में डालें तो वो छोटा सा बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। तो वो ईस्ट ने उसको फुला दिया होता है जी। ठीक है, उसको सॉइल कर दिया होता है। खमीर, खमीर जिसे कहते हैं ना, आटे को खमीर कर देना। तो ईस्ट जो है वही खमीर बना, थोड़ी देर के लिए आप डो बनाते हैं, अगर आप लोगों ने घर में पिज़्ज़ा बनाया तो उस डो में आप खमीर डालकर थोड़ी देर 1-2 घंटे उसको छोड़ देते हैं तो खमीर बन जाती है। और जो आपका अगर एक बाउल का आपने बनाया था खमीर, तो वो 2 बाउल में कन्वर्ट हो चुका होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अच्छा जी, फोर्थ वन हमारा जो किंगडम है वो कहलाता है प्लांट। प्लांट जी, डेफिनेटली ये यूकैरियोटिक है। इसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा डेवलप्ड है, मल्टी सेलुलर होगा, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल इसमें मौजूद होगा, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ, हैविंग सेल वॉल। तो ये खास फोटोसिंथेसिस इसमें होगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है। और ऑटोट्रॉफ, ऑटो माने सेल्फ, खुदकार निजाम, ट्रॉफिक माने खाना, तो खुद से खाना बनाना। और सेल वॉल, सेल वॉल तो प्रेजेंट है ना। मगर खासियत क्या होनी चाहिए, सेल वॉल में काइटिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सेलुलोज होना चाहिए। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्लांट सेल में जो उसकी सेल वॉल है उसमें सेलुलोज मौजूद होता है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, ये तो हम पहले ही हुई। ये बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी। जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो। जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट कहते हैं हम अपने दो सेल रिप्रोडक्टिव आपस में फ्यूज हो, देन फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, लाइक pollen grain of the plant and ovule of female plant are fused together to form a single nuclei and cell. That cell is called zygote. जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक पूरा सेल बना लेंगे, जैसे हम देखते हैं पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब की मदद से हमारे ओवरी में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वो ओवरी के न्यूक्लियस से जाकर मिलकर फर्टिलाइजेशन करता और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता, और फिर वो प्रोसेस चल पड़ता पूरा। एक सेल डिवाइड होता है दो में, दो से चार में, चार से आठ में, आठ से 16 में, 16 से 32 में, 32 के बाद हम उसकी काउंटिंग नहीं कर पाते। 60 तक, 64 तक काउंटिंग करें, उसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पहले वाला सेल भी डिवाइड हो रहा है तो काउंटिंग आगे पीछे हो जाती। अब वो काउंट डिवीजन करने के बाद एक अच्छी शेप बनाता, उस शेप को कहा जाता है एम्ब्रियो। कभी अगर आपने, अच्छा मैं अब आपको एक बात और बता दूं कि चूंकि साइंस आप पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में ना लगी बंधी पर नहीं रहे। लगी बंधी से मुराद ये कि बस किताब खोली उसमें से पढ़ लिया, नोट्स खोला उसमें से पढ़ लिया, नेट्स को यूज करते हुए उसमें से पढ़ लिया। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं। अच्छा जी ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता, अच्छा ये जो हमने नजर आया तो ये क्या है, ये उस ऑब्जर्वेशन से आपके ब्रेन का फंक्शन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, आपकी नॉलेज भी ऐसे ऐसा गेन होगी। ठीक है, तो
तो अब ये जब एम्ब्रियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप रोज शायद देखते होंगे लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अभी मटर के दाने, मटर आने वाले हैं ना, पी मटर के दाने आप बैठकर छील रहे होते हैं, लहसुन कभी छीला होगा, प्याज छीलते हैं, कभी काटते हैं उसको। तो जब भी कभी आप मटर को ओपन कर रहे होंगे तो अंदर, फली के अंदर से 4 5 6 मटर के बीज निकल आए। उन बीज को आपने ओपन किया है या नहीं किया, आपको एक साइड पे छोटा सा एक उभार सा नजर आएगा, एक आउट ग्रोथ नजर आएगी। अगर आप छील लें तो वो मटर का दाना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जहां से वो अटैच था एक दूसरे के साथ, वहां पर आपको एक छोटा सा पिन पॉइंट नजर आएगा कि ये एक निशान है, वो ही एम्ब्रियो है। तो जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन एम्ब्रियो बनने के बाद उसकी डेवलपमेंट रुक जाती। एक्चुअल होना ये चाहिए कि जब एम्ब्रियो बन जाए तो एम्ब्रियो अब ग्रोथ बनाना शुरू कर दे और एम्ब्रियो से एक पूरा एनिमल प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन एनिमल में तो ऐसा ही होता है कि ग्रोथ नहीं रुकती और वो कन्वर्जन शुरू हो जाता है इनटू एनिमल, बेबी बनने लग जाता है। मगर यहाँ पर प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में जो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, वो डेवलप्ड होने के बाद स्टॉप हो जाता है। अब वो कब तक स्टॉप रहता है? जब तक उसे पानी, मिट्टी, टेम्परेचर या जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस ना मिले। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, वो ग्रोथ शुरू कर देता है और फिर दरख्त या पौधा बन जाता है। ठीक है जी। तो इसका जाइगो प्लांट की लिए खासियत है कि उसका जाइगोट जो है वो रिटेन रहेगा एज एम्ब्रियो। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी हमने आपको बताना है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। हीट्रोमॉर्फिक, हीट्रो माने वही डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। हीट्रो मीन्स है डिफरेंट, मॉर्फिक निकला है मॉर्फोलॉजी से। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो प्लांट की ये खासियत है कि प्लांट में एक जनरेशन गैमीटोफाइट कहलाती है और उसकी ऑल्टर दूसरी हमेशा बनेगी, वो स्पोरोफाइट बनेगी। समझ आई बात? नहीं आई तो कोई मसला नहीं। पूरी गैमीटोफाइट डेवलप कैसे होके स्पोरोफाइट बनती है, आप प्लांटी चैप्टर में इसका और हमारे क्या कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जिक्र एक 7 में भी पढ़ेंगे। तो वो कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी डिटेल वहां पढ़नी। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि गैमीटोफाइट आर दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस गैमीट्स। और गैमीट किसे कहते हैं? गैमीट कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को। जैसे अभी मैंने कहा पोलन ग्रेन मेल प्लांट से आए, और ओवरी कहाँ से आई, कहाँ है? फीमेल प्लांट। तो ओवरी या ओव्यूल या एग, ये क्या हो गए? फीमेल गैमीट। और स्पर्म या पोलन ग्रेन, ये क्या हो गए? मेल गैमीट। तो प्लांट में पहली से मुराद है कि कोई भी साइकिल, क्योंकि साइकिल होती है तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। तो हमने कहा कि ये गैमीटोफाइट, तो गैमीटोफाइट जब बनेगा तो गैमीटोफाइट ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद अब वो जब आगे अपनी जनरेशन को स्टार्ट लेगा तो वो बनाएगा, पैदा करेगा स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो वो डेवलप करेगा गैमीटोफाइट। तो ये एक दूसरे को
डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसे कहा जाता है हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हीट्रोमॉर्फिक इसलिए कहा जाता है कि गैमीटोफाइट शक्ल और सूरत से और स्पोरोफाइट शक्ल और सूरत से दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसी में हमारी एक और कैटेगरी आती है और उसमें हम देखते हैं कि वो मॉर्फिकली आइसो होता है, आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक में हम कहेंगे दोनों प्लांट गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट सेम स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजी उनकी कैसी है, हैविंग सेम स्ट्रक्चर। तो आप पहचान नहीं सकते इसमें से आइसो सॉरी स्पोरो कौन है और गैमीटो कौन है। पहचान कर उसको माइक्रोस्कोपिकली करनी, मॉर्फोलॉजिकल नहीं कर सकते आप। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी है। मॉस पुराना, फर्न्स भी पुराना, पाइन्स हमारा, जिम्नोस्पर्म, एप्पल या दूसरे कोई भी प्लांट ले लें जो कि हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, प्लांट्स के बाद हमारा लास्ट किंगडम आता है और वो कहलाता है एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप इनको। यूकैरियोटिक होगा, नॉन क्लोरोफिलस होगा, क्लोरोफिल इसमें नहीं होंगे ना। मल्टी सेलुलर होगा, इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ विद नो सेल वॉल। अब ये क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये खाना खाएगा, इंजेस्ट करेगा, अंदर डालेगा अपनी कैविटी में, बक्कल कैविटी में। और हीटरोट्रॉफ होगा, खाना कहीं और से लेगा, किसी और जराए से लेगा। ठीक है, सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी इसमें, इसके सेलों में सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन्स होंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवॉर्म, ह्यूमन, इंसान वगैरह, है ना। तो ये हमारे 5 किंगडम हो गए। पेज नंबर 3 पर आप थोड़ी देर के लिए जरा अपनी बुक में से देखिएगा, और किंगडम के बाद आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें जरा सी वैल्यूज आपको नजर आ रही, वो जरा अपने पास अंडरलाइन कर लीजिएगा। सपोज हमारे पास स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया विच में मेजर नो मोर देन 0.001 mm। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा बैक्टीरिया, उसकी मेजरमेंट 0.001 mm, अंडरलाइन फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल हमारी दुनिया का वो कौन है, वेल। ठीक है, विच मे बी मेजर अप टू 40 मीटर, जिसकी लेंथ 40 मीटर हो सकती है, एंड हैविंग अ वेट कितना, 150 टन। तो वेल हमारा लार्जेस्ट एनिमल है, जबकि इसका लेंथ 40 मीटर और वेट 150 टन। उसके बाद ट्री, रेडवुड ट्री की मेजर है 300 फीट, इसकी हाइट है 300 फीट की हाइट। ठीक है, एक बात आपको मैं बताता चलूं, बल्कि आपसे पूछ लेते हैं ना, बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं पूछी, ऐसा तो नहीं है कि आराम करने लग गए हैं। आप ये बताइए कि जनाब वेल सबसे लार्जेस्ट एनिमल है ना, तो सबसे लार्जेस्ट फिश कौन सी है, बताएंगे ना, सबसे लार्जेस्ट फिश कौन सी। हाँ जी, एक आंसर आता है, देखते हैं क्या है जी। वेल ही होगी, नहीं होगी नहीं, आप बोले है, ये मे बी आंसर में ना बोले, आंसर ठीक है या गलत है कोई बात नहीं, उसमें वेल एक और आंसर आया, वेल एक और आया, आपने दोबारा रिपीट किया, हाँ जी है। ठीक है, और जी 4 लोगों का आंसर है, 1 2 3 4, और बाकी कहाँ है, 10 में से 6 बच्चे कहाँ हैं हमारे, सबने आंसर दिया वेल वेल वेल। बाकी कुछ और बच्चों ने आंसर नहीं देना, भाई सब दिया करें यार, जल्दी से राइट तो करना। आपने क्या 5 ने दे दिया, मैं और एक तो नहीं 4 ने, वो तो दोबारा दिया ना। एक और आया जी, सर वेल तो फिश में जबरदस्त काउंट नहीं होती भाई, वेरी गुड।
तो फिर क्या है, ये मछली नहीं है तो है? अरे आपने तो बिल्कुल ही अलग बात कर दी यार। हाँ जी बेटा। एस टी स्टिंग फिश क्या मतलब? ये स्पेल कुछ गलत लिखा है या मुझे समझ में नहीं आया। STSTSTING, ये क्या मतलब हुआ? स्टिंग फिश? भाई ये पहले जवाब देना जिन्होंने कहा कि सर वेल तो फिश में काउंट ही नहीं होती, तो फिर क्या है ये? मिस ने कहा था। वाह भाई। तो मिस से आपने बेटा उस वक्त पूछा नहीं था कि मिस अगर ये मछली नहीं है तो फिर कौन है? इसीलिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और कहता हूं कि बेटा अपनी प्रॉब्लम्स जो दिमाग में एक तो होनी चाहिए ना, पढ़ाई से रिलेटेड बात और प्रॉब्लम दिमाग में आनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना आप, सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो दिमाग चलेगा। तो आप हमेशा जब भी कोई बात हुआ करे तो उसका जो भी पॉइंट आगे बात आपके जहन में आ रही है तो उसको पूछना जरूरी है। ठीक है। तो आपकी मिस ने कहा कि जनाब ये मछली नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चों ने जवाब दिया कि जी लार्जेस्ट फिश इज वेल, तो उनका आंसर गलत है। वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज अ मैमल। क्या है? मैमल है। मैमल की तरह सारे करेक्टर हैं। रहती पानी में तो क्या हुआ भाई, बैट है, उड़ता है ना, लेकिन बर्ड तो नहीं है, बैट तो मैमल है। इसी तरह वेल जो है वो मैमल है। ठीक है, बट आप क्लियर कर लिया आपकी बात दिमाग में कि जी ये फिश कैटेगरी में नहीं आती। तो ये हमारी एमसीक्यूज की बातें थी थोड़ी सी, और ये बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि यहाँ ये वेल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका वही होता है जो यूजुअली हमारे बच्चों को अगर मिस बता चुकी होती उस वक्त तो ज़रूर वो आपका उसी वक्त क्लियर हो चुका होता। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आ जाएं नेक्स्ट में हम ब्रांचेस में। हाँ ना, मैंने आपसे कहा था ये बच्चा एक कह रही है कि जनाब वेल फिश नहीं है। मैंने आपको बताया था वेल फिश नहीं है, वेल मैमल है, मैमल। जी, हेयर्स होते हैं, फीड कराती है अपने बच्चों को, बेबीज को। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे एमसीक्यूज में कहीं पूछा जाए कि लार्जेस्ट एनिमल, ठीक है, तो वेल ही लिख रहे हैं आप क्योंकि एनिमल है ना। अच्छा, आपको आइडिया भी नहीं था, कोई बात नहीं। तो शायद मिस ने बताया होगा और मैंने नहीं सुना होगा, हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मिस को तो मालूम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपका जो ये सिस्टम है ना हमारा, तो इस सिस्टम में रहते हुए अगर कोई, क्योंकि एम कैट का आपको प्रोसीजर पूरा गुजारना पड़ता है, अगले यानी नेक्स्ट जो आप सेकेंड ईयर में आएंगे उसके बाद आपको एम कैट गुजरना पड़ेगा जो टेस्ट होगा। फिर आप मेडिकल साइंस में या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर एमसीक्यू सिंपल बनाकर भेजी जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं लेकिन वो कुछ ऐसी होती हैं बहुत सिंपल लगती हैं, मगर उनको आपको गौर से देखना पड़ता है कि ये उसने बोला क्या है। उसने नॉट का लफ्ज तो नहीं लगा दिया है। उसने मछली, उसने बोला कि जी वेल इज द लार्जेस्ट फिश ऑफ द अर्थ। आपने कहा यार ये तो बड़ी आसान बात बोली है, टिक लगाओ उस पर, और गलत हो गया क्योंकि वो फिश है ही नहीं। ठीक है। तो कैन यू टेल मी, एक क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी सर हु इज द लार्जेस्ट फिश? इफ इट इज नॉट वेल, वेल इज द मैमल, मैमल इज द लार्जेस्ट, सॉरी, वेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ द अर्थ।
मैमल जो है वो व्हेल जो है वो हमारी जमीन का लार्जेस्ट मैमल है। लेकिन जमीन तो हम उर्दू में कह रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्वाटिक मैमल बोलें तो व्हेल उस पर पूरा उतरती है। अगर हम खाली मैमल बोल दें तो भी आंसर व्हेल होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जी डैश इज द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल मैमल, तो व्हेल का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हेल टेरिस्ट्रियल नहीं। टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है? टेरिस्ट्रियल मीन्स होता है खुश्की, ड्राई लैंड, लाइक फॉरेस्ट है, डेजर्ट है ना। तो फिर व्हेल तो बेचारी खुश्की पे नहीं आती ना। तो फिर टेरिस्ट्रियल मैमल लार्जेस्ट कौन सा होगा? आपका एलिफेंट होगा। एलिफेंट से बड़ा कोई जानवर मैमल नहीं है ना हमारा। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें जहन में नहीं रहती। और एमसीक्यूज हमारे जो एमकैड में होते हैं ना, वो बाज दफा बहुत ही इजी आते हैं, और हम वहाँ सोचते हैं यार ये तो मुझे पता था तो सही, मगर अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। और कभी कभी हम उसको रॉन्ग लगा कर आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए वापिस। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा, कैन यू टेल मी सर हु इज द लार्जेस्ट फिश। तो लार्जेस्ट फिश फिश की जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो शार्क का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा कि शार्क इज द लार्जेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बताऊं, आपने कहीं लफ्ज सुना हो स्टार फिश, या आपने कहीं सुना हो कैटल फिश, या चलें छोड़ें, आपने सुना होगा जेली फिश। सुना है ना जेली फिश? जेली फिश क्या फिश है? कौन बता रहा है जेली फिश फिश है जी? जेली फिश, आपने यस किसके लिए कहा है? कि जो सवाल मैंने पूछा है कि जेली फिश फिश है। नो, बिल्कुल जी सही आंसर आया। जेली फिश फिश नहीं है, बिल्कुल ठीक। कॉमनली हमने कुछ नाम ऐसे रख दिए जो बहुत अच्छे लगे और चलते रहे, और आज तक चल रहे हैं, लेकिन जेली फिश जो है वो नाइडेरियंस है ना। बाकी हम और इसको आगे बताएंगे। आपके कुछ इंसेक्ट में सिल्वर फिश आती है, कुछ कटल फिश आती है जो मोलस्का में होती है, तो वो हम चैप्टर एनिमेलिया पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखा देंगे। अब आ जाए जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बहुत इजी इजी सी ब्रांच है। यहाँ पर हमारा जी पहला क्वेश्चन मैं आपको नोट कराऊं। आप लोग बुक में अपने पेज नंबर 4 पर आ जाइए, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? डिफाइन देयर मेन branches. What is biology? Define their main branches. ठीक है। और इसी को हम नेक्स्ट में बात करते हैं। डिफाइन एनी 4 branches of biology. Define any 4 branches of biology. ठीक है। तो ये दो तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक में आपको उसने कहा कि जनाब बायोलॉजी कौन है, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आपने बताई। दूसरा आपसे उसने बोला कि भाई बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस बता दी। तो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस जोलॉजी एंड बॉटनी, तो ये दोनों बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया उसमें कहा कि भाई डिफाइन एनी, कोई सी भी 4 ब्रांचेस बता दीजिए बायोलॉजी। अब इसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बतानी आप। और ये हमारे पास 12-13 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, इनमें से जो आपका दिल चाहे 4 वो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी, एक सवाल है कि शुड आई रिमाइंड यू व्हेन द टाइम इज ओवर। बिल्कुल जी, बता दीजिएगा। मैं असल में यहाँ, वक्त टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाला है।
एक्चुअली जब हम तो बिल्कुल स्क्रीन पर बैठे हुए अलग बात है, लेकिन जब क्लास भी हम ले रहे होते हैं ना, हालांकि हमारी डबल क्लास इस वक्त चल रही है, आप तो एक ही क्लास लिए, लेकिन जब पढ़ाने का टाइम पढ़ रहे हो, हम लेक्चर दे रहे हो, तो फिर हम टाइम का हमें आइडिया नहीं हो पाता। टाइम का आइडिया जब होता है जब हम घर चले जाते हैं, फिर पता चल जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हैं हमारे पास। तो अगर आपको आज से हमारी कोई बात टॉपिक से रिलेटेड, तो हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस नहीं करते, आज से रिलेटेड कोई बात आपने डिस्कस करनी है तो वो कर लें, वो पूछ लें। ठीक है जी। ड्यूटी, अच्छा आपकी ड्यूटी, अच्छा ये तो आप, ओहो, समझ गया समझ गया। अच्छा जी, आप कोई दो अगले 2-3 मिनट हैं, तो हम ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को नहीं बात करते इस वक्त। आप हमें कोई डिस्कशन, कोई सवाल जो आज से रिलेटेड है या वैसे ही कोई जनरल क्वेश्चन है, तो वो कर लें, और उसके बाद फिर हम कल आपसे मुलाकात करेंगे।